हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपके लिए हम लेके आए हैं 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका 20 से लेके 40 तक सारे ऑब्जेक्टिव का सटीक विश्लेषण कराने वाले हैं। दोस्तों, सटीक विश्लेषण का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि वो जो आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देते उस चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। इसका एक क्लास मैंने पीछे डाल दिया, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ के देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, आज से वीडियो स्टार्ट करें, आप यहाँ से आप क्या हो जाए कंटिन्यू हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर, आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बना तो हम खुद आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला और प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित हुआ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपके पास पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है दोस्तों गैलियम, क्या है मेरे भाई, गैलियम ए ऑप्शन है। और बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपको ऑक्सीजन, क्या है मेरे भाई, ऑक्सीजन। और सी नंबर में दोस्तों आपके पास है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। और डी नंबर में मेरे भाई इसका ऑप्शन है सिलिकॉन, क्या मेरे भाई, सिलिकॉन। देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम पहले क्वेश्चन बताते हैं और क्वेश्चन का आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा था मेंडलीव के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। नहीं दिख रहा है दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही क्या? चलिए, अब थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो सही आंसर वाले हैं दोस्तों गैलियम। एक चीज़ बात आप कंफर्म हो जाइए मेरे भाई कि हर एक बुक में ये ऑप्शन हो सकता है, किसी में ए में हो किसी बी में हो, डजेंट मैटर। लेकिन मैटर ये कर रहा है दोस्तों कि ऑप्शन गैलियम किस में भी है, चाहे किसी के बुकलेट में ए होगा तो ए आंसर होगा, बी में होगा तो बी, लेकिन गैलियम इसका सही आंसर होगा। मतलब आवर्त सारणी जब बनाया गया था दोस्तों उसमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे मेंडलीव, उसमें जो खाली स्थान छोड़ा बाद में उसके जगह जो तत्व आया था उसका नाम था दोस्तों गैलियम। बात होता है दोस्तों आवर्त सारणी का, तो आवर्त सारणी से अभी तक में पूछे गए सबसे सटीक और क्वेश्चन जितने सारे चीज बताते हैं। आवर्त सारणी में 2 बात होगा दोस्तों, एक को बात को हम कहते हैं दोस्तों आवर्त, एक को हम कहते हैं दोस्तों आवर्त, एक को कहते हैं वर्ग। दोस्तों वर्ग किसको कहते हैं, तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को, कौन स्तंभ को दोस्तों मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ है उदर्ग स्तंभ को। क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को दोस्तों क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग की टोटल संख्या कितना मेरे भाई, 18। फिर पूछेगा आवर्त सारणी के कौन कतार के, क्षैतिज कतार को। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं मेरे भाई, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। और आवर्तों की टोटल संख्या मेरे भाई क्या है, 7। बात था क्वेश्चन की बाद में जो तत्व आया था गैलियम, लेकिन अब बात आता है कि आवर्त सारणी बनाने का काम किया था मेंडलीव ने। आपको थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं कि आवर्त सारणी के बनाने में जो व्यक्ति काम किया था उसका क्या क्या नाम था। तो आवर्त सारणी के बारे में 2-3 व्यक्ति ने काम किया था दोस्तों। पहला व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था डोबरेनर, डोबरेनर। नहीं दिख रहा है मेरे भाई, चलिए लिखते बढ़िया से, डोबरेनर। डोबरेनर ने जो नियम दिया था दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं त्रिक नियम। फिर बाद में एक व्यक्ति आया दोस्तों, उसको कहते हैं न्यूलैंड्स ने जो आवर्त सारणी के जो नियम दिया था दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं अष्टक नियम। कौन नियम दोस्तों, अष्टक नियम। इसका कहना था दोस्तों कि जिस तरह की संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर से मैच करता है, उसी तरह अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के द्रव्यमान के रूप में बढ़ाएंगे दोस्तों, तो पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व से मिलता जुलता होगा। ये न्यूलैंड्स का कहना, लेकिन ये नियम भी फ्लॉप रहा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, न्यूलैंड्स के समय उस वक्त टोटल तत्वों की संख्या जो खोज हो पाया था दोस्तों वो 56 तत्व का खोज हो पाया था। बाद में दोस्तों जो आया उसका नाम था मेंडलीव, उसका नाम था दोस्तों मेरे भाई मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था दोस्तों वो आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। लेकिन इसका भी दोस्तों ये जो नियम दिया दोस्तों ये भी नियम फ्लॉप रहे। अभी जो वर्तमान आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं आवर्त सारणी दोस्तों, उस आवर्त सारणी जो जिसने बनाया था उसका नाम था मोसले। अभी का जो वर्तमान आवर्त सारणी देख रहे हैं वो किसने बनाया था दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी, उसने जो दिया था मोसले। और क्वेश्चन पूछा है कई बार दोस्तों, मोसले का जो आवर्त सारणी है वो कौन आवर्त सारणी है दोस्तों,
आधुनिक, क्या नीचे दिख रहा है आपको, देख लीजिए मेरे भाई, आधुनिक, क्या ये वाला दिख रहा है, आधुनिक, क्या है ये, आधुनिक। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोस्टली ने दिया था, जो कि परमाणु संख्याओं पर आधारित है, परमाणु संख्याओं पर आधारित है दोस्तों। अगर इस टॉपिक से हम ये सोच के चल रहे हैं दोस्तों, अगर हम आपको 20 ही क्वेश्चन कराते हैं तो ये बात कन्फर्म है कि 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको 20 टॉपिक से रूबरू करा रहे हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, हल्का हल्का दो बात समझ लीजिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम। ये देखिए दोस्तों, क्या ऑप्शन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है दोस्तों। क्या होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, सूत्र पूछेगा दोस्तों ऑक्सीजन का तो O2 होगा, लेकिन परमाणु संख्या बोलेगा दोस्तों कितना होगा 8। फास्फोरस का सूत्र होगा दोस्तों P, लेकिन इसका परमाणु संख्या दोस्तों कितना होगा 15। सिलिकॉन का जानते हैं SI कहते हैं, सिलिकॉन, इसका परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है 14। याद रखिएगा सिलिकॉन जो ऐसा तत्व है जो उपधातु है दोस्तों, क्या है मेरे भाई, उपधातु है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना चीज आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसको उतारिए दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। अगर आप 10 क्लास भी कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि साइंस आपका अच्छा खासा ठीक हो जाएगा, और वो जो 80 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं और आपको 40 ही बनाने, वो 40 ऑब्जेक्टिव आपके आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिना लेट के आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। मतलब आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में बताए दोस्तों कि आवर्त की संख्या जो दोस्तों था, आवर्त की संख्या 7 था और वर्ग की संख्या दोस्तों कितना है 18। हल्का सा आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताते हैं। मान लेते हैं कि दोस्तों ये हमारा एक आवर्त सारणी है, क्या मेरे प्यारे भाई, आवर्त सारणी है। और आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार बताए थे मैंने आपको, आवर्त सारणी का जो क्षैतिज कतार रहता है उसी को तो आवर्त कहते हैं। और आवर्त सारणी का कौन स्तंभ दोस्तों, उदर्ग स्तंभ जो रहता है उसको वर्ग कहते हैं। मतलब इस प्रकार जो लाइन रहेगा, ये प्रकार से 1 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 और ये हो गया 7। इस तरह जो लाइन था सो इस प्रकार से 1 2 3, इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्षैतिज कतार, इसी को दोस्तों आवर्त कहते हैं। और आवर्त की संख्या टोटल 7 है दोस्तों, और इस तरह लंबा लंबम जो रहता है इसको वर्ग कहते हैं। इस प्रकार जो वर्गों की संख्या दोस्तों ओवरऑल करके कितना है दोस्तों 18 है। लास्ट में कितना है दोस्तों 18, इसके पहले तब क्या होगा मेरे भाई 17। तो कह किसी भी आवर्त का अंतिम तत्व क्या होता है, अंतिम तत्व हुआ मतलब इधर वाला में तत्व क्या होगा। अब जब देखिएगा पीरियोडिक टेबल दोस्तों, हल्का सा आप देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल को। आप जब पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो अंतिम तत्व क्या, वो क्रिया गैस नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ दोस्तों हीलियम है, तो यहाँ क्या है नियॉन है, यहाँ क्या है आर्गन है, तो यहाँ क्या है क्रिप्टॉन है। ये सारे जितने भी तत्व हैं दोस्तों ये क्या है, वो क्रिया गैस है। इसको हम लोग कहते हैं, इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर इसका सही मेरे भाई होगा वो क्रिया गैस। वो क्रिया गैस को ही हम लोग कहते हैं निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। क्या दोस्तों कहते हैं, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस हो गया दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और एक पूछेगा दोस्तों मतलब वर्ग 18 में कैसा आता है, तो ये चूँकि वर्ग 18 में, वर्ग 18 के तत्व का जब पूछेगा दोस्तों, तो वर्ग 18 में जो तत्व है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस इसमें मुख्य रूप से कौन कौन है दोस्तों, एक हीलियम है, नियॉन है दोस्तों, फिर एक आर्गन है, फिर एगो क्या है दोस्तों क्रिप्टॉन है, फिर जेनॉन है, नहीं फिर दोस्तों क्या है मेरा भाई रेडॉन है। ये दोस्तों क्वेश्चन ये हो गया। फिर पूछेगा वर्ग 17 में कैसा आता है, तो दोस्तों तो वर्ग 17 में जो तत्व रखा गया है दोस्तों उसको हाइलोजन तत्व कहते हैं। कौन तत्व कहते हैं, हाइलोजन तत्व। हाइलोजन तत्व जिसमें कि मुख्य रूप से दोस्तों क्लोरीन हो गया, आपका फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया दोस्तों। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन मिलेगा आगे आपको बताते। इस क्वेश्चन से आपको इतना चीज़ सिखाते हैं दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। चलिए बनाइए, हो गया। चलिए मिटाते हैं दोस्तों। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, तीसरा पे। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है, किसी तत्व में 2 गो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, तो वह कौन सा तत्व है। ऑप्शन पहले आपके समझ लेते लिख देते दोस्तों। ऑप्शन पहला है आपका नियॉन, बी नंबर में दोस्तों है आपका आर्गन, और सी नंबर में दोस्तों जो आपका है वो है क्लोरीन, और डी नंबर में जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका मेरे भाई क्या है सोडियम। देखिए कह रहा है कि
तत्व में 2 गो सेल है, क्या है दोस्तों, सेल कितना है 2 गो, और दोनों भरे हुए, तो वो कौन सा तत्व है। ऐसे कायदे के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, जो पहला सेल रहता है किसी भी तत्व का उसको हम लोग कहते हैं के, उसको क्या कहते हैं दोस्तों के। बाद वाला जो सेल रहता है दोस्तों हम लोग कहते हैं एल, आगे का जो सेल होगा उसको एम कहेंगे, और आगे का जो सेल होगा दोस्तों एन कहेंगे। कह रहा है 2 गो सेल और दोनों भरा हुआ, कायदे के हिसाब से पहले सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो सकता है दोस्तों वो 2 ही होगा, ठीक है। और दूसरे सेल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की दोस्तों संख्या हो सकती है वो कितना हो सकती है 8। और कह रहा है दोनों भरा हुआ है, मतलब इसमें 2 है और इसमें 8 है, तो कायदे के हिसाब से टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरा गया दोस्तों 10। और इसका 10 होने का मतलब इसका परमाणु संख्या भी कितना है दोस्तों 10, मतलब हमारा वही आंसर होगा, इसका परमाणु संख्या 10 है। तो आप देख रहे हैं कि नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है 10 होता है दोस्तों, और आर्गन का होता है 18, क्लोरीन का 17, सोडियम का 11। तो आप देख रहे इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा नियॉन, और ये 8 लास्ट का तत्व 8 है, इसका मतलब ये अक्रिय गैस भी है दोस्तों, और ये आर्गन ये भी अक्रिय गैस, लेकिन सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका ये। क्वेश्चन एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा था दोस्तों 2000, हमको याद नहीं आ रहा है 2017 या 18 का, कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है किसी भी कक्षा में। अधिकतम इलेक्ट्रॉन ई दोस्तों समझिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा दोस्तों किसी कक्षा में वो होता है दोस्तों 2n², याद रखिएगा मेरे भाई, ये आपको कॉम जगह ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो पहले कक्षा में 2 हो जाएगा, फिर दूसरा में निकालेगा 2 पुट कर 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 8, तीसरा में पता लगाना है तो 3 3 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए नंबर में फ्लोरीन, बी नंबर में दोस्तों आपके पास क्लोरीन, सी नंबर में ब्रोमीन, डी नंबर में दोस्तों है आयोडीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्लोरीन। वर्ग 17 में जो सबसे ज़्यादा मतलब नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव तत्व जो है दोस्तों ऋणात्मक तत्व है वो क्या है मेरा फ्लोरीन है। और ऐसा बात नहीं वर्ग 18 वर्ग ये 17 का तत्व वर्ग 17 में नहीं बल्कि पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है दोस्तों उसका नाम क्या है फ्लोरीन। ये वन लाइनर क्वेश्चन था, इसमें उतना टाइम देने का जरूरत नहीं। ऐसे क्लोरीन के बारे में सीख लीजिए दोस्तों, क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का जनन अंग क्या होता है। तो पौधे के जनन अंग दोस्तों उसका सही ऑप्शन पे देख लीजिए, पौधे जनन अंग एक जड़ है, बी नंबर में दोस्तों क्या है पुष्प है, सी नंबर में दोस्तों तना है, और डी नंबर में मेरे भाई क्या है फल है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों पौधे में जो जनन अंग होता है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है पुष्प में। अगर आप हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन में तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको हम बताते हैं पुष्प में। देखिए मुख्य रूप से पौधे का जो जनन अंग रहेगा जनन अंग के बारे में 2 चीज़ समझिएगा दोस्तों। एक पार्ट होता है, एक मादा का पार्ट होगा दोस्तों, और एगो क्या होगा एगो मादा का होगा, एक मतलब मेल एगो फीमेल, समझ रहे हैं। और क्या दोस्तों एक जनन अंग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक मेल वाला पार्ट लिखते थे दोस्तों सबको ज़्यादा समझ आएगा, मेल वाला एगो फीमेल वाला। मेल का मतलब हुआ दोस्तों उसको क्या कहते हैं मादा जनन अंग, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया। मेल वाला को हम लोग कहते हैं नर जनन अंग दोस्तों, नर जनन अंग, और इसको क्या कहते हैं मादा। देखिए तो क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे का जो दोस्तों किसका पौधे का नर जनन अंग क्या कहलाएगा दोस्तों। तो नर जनन अंग को दोस्तों हम लोग कहते हैं पुंकेसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि पौधे का जो नर जनन अंग उसको क्या कहते हैं पुंकेसर, और मादा का जो जनन अंग होगा दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं जयंग, नहीं तो स्त्री केसर कहते हैं। देखिए जब अगर ये जो पुंकेसर रहता है ये परागकोश में रहता है, अब परागकोश के अंदर में परागकण पाया जाता है। अगर वो परागकोश से परागकण निकल कर वही पुष्प के या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो उस क्रिया को हम लोग दोस्तों निषेचन परागन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग पॉलिनेशन, मतलब परागन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग परागन। परागन भी 2 प्रकार का होगा, एगो स्वपरागन एगो परपरागन। अगर एक ही पुष्प का परागकण निकल के दूसरे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा तो स्वपरागन, लेकिन दूसरे पे जाएगा तो परपरागन होगा दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा कि जो उसका जनन अंग होता है दोस्तों पुष्प में होता है,
और जनन अंग मुख्य रूप से दो गो, एगो मेल वाला पार्ट, एगो फीमेल वाला। मेल वाला पार्ट को पुंकेसर और फीमेल वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जयांग। चलिए वीडियो भी लंबा नहीं हो लेकिन जानकारी भी सब चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा शरीर की स्थिति और संतुलन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन है, एगो है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क एक है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और सी नंबर में दोस्तों आपको मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क समझ गया। डी नंबर में दोस्तों आपका सभी है। देखिएगा समझिएगा, सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं, आप कौन समझिएगा। कह रहा है कि बॉडी का जो आप बैलेंस रहता है दोस्तों, ये ब्रेन के किस पार्ट का काम है। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा, उसका सही आंसर जो होगा पहले अनुमस्तिष्क। आप हल्का सा ब्रेन के बारे में समझिए मेरे भाई, ब्रेन के बारे में। ब्रेन का हुआ मतलब मस्तिष्क। ब्रेन का पहले आपको आकार अगर जब पूछे दोस्तों, ब्रेन का जो आकार होता है दोस्तों वो होता है अखरोट आकार का, अखरोट आकार का, अखरोट। एक फोटो समझिए, देखिए ब्रेन का फोटो दिख रहा है दोस्तों, वो जो फोटो है दोस्तों वो किसके आकार का है, अखरोट आकार का है। ब्रेन को मुख्यतः जो है दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है। एक अगला ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन देख रहे फोटो, ये वाले मस्तिष्क को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, बीच वाले पार्ट जिसको मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाला जो मस्तिष्क है उसको हम लोग कहते हैं पश्च मस्तिष्क। मतलब अगला मस्तिष्क हो गया, इसको हम लोग कहेंगे फोर ब्रेन, बी फॉर ब्रेन समझिएगा दोस्तों। और दूसरा बीच वाला था मतलब इसको कहते हैं मिड ब्रेन, और पीछे था उसको कहते हैं हाइड ब्रेन। कौन ब्रेन दोस्तों, हाइड ब्रेन। ये फोर ब्रेन को भी 2 पार्ट में बांटा गया था। फोर ब्रेन को भी क्या पार्ट में, 2 गो पार्ट। फोर ब्रेन का पहला जो पार्ट था दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क, और दूसरा का हम लोग कहते हैं दोस्तों डायएनसेफलॉन। ये परम मस्तिष्क क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो कुल मस्तिष्क का 2/3 होता है। 2/3 हिस्सा परम मस्तिष्क शरीर का सबसे बड़ा भाग है। और ये जो डायएनसेफलॉन है दोस्तों, यह भी मस्तिष्क का जो डायएनसेफलॉन है दोस्तों, इसको 2 भाग में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं थाइलमस और एक को कहते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस। अब दोस्तों थैलेमस का क्या काम है और हाइपोथैलेमस का दोस्तों क्या काम। थैलेमस का सिर्फ इतना काम है दोस्तों कि आप कोई चीज़ को छूते हैं तो वह गर्म है या ठंडा, इसका जो महसूस हो रहा है वो ब्रेन का थैलेमस पार्ट करा रहा है। कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, इसका अनुभव जो कराएगा दोस्तों वो थैलेमस का काम है। लेकिन दोस्तों हाइपोथैलेमस का काम है कि शरीर के तापमान का नियंत्रण, शरीर का तापमान का नियंत्रण, शरीर के तापमान का जो नियंत्रण करने का काम करेगा दोस्तों, उसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों फोर ब्रेन में एक और चीज पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हम लोग पीनियल ग्रंथि कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, कौन ग्रंथि दोस्तों, पीनियल ग्रंथि। शरीर का अगर कोई सबसे छोटा ग्रंथि है, सबसे छोटा ग्रंथि का नाम है दोस्तों पीनियल ग्रंथि। लेकिन ये इतना छोटा होता है कि इसका ऑप्शन में भी नहीं देता है। अगर सही क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पीनियल ग्रंथि होगा दोस्तों, जो नींद को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा दोस्तों, नींद को। तो आप देखते होंगे जो कोई बूढ़ा लोग होगा वो उसको दिन में क्या होता है, नींद नहीं लगता है। लेकिन जो बच्चा रहता है दोस्तों, उधर जो छोटा उम्र का बच्चा है वो खूब सोता है। खूब सोना जो सो रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कि उसका पीनियल ग्रंथि बहुत एक्टिव है। बहुत एक्टिव की वजह से वो ज़्यादा नींद लग रहा है। लेकिन बच्चे जो बूढ़े होते हैं उसका पीनियल ग्रंथि उतना एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए उसको कम नींद लगता है। तो नहीं को भोरे जग जाएगा और बबनी उठा करके चाय बनाने के लिए कहेगा, है कि नहीं दोस्तों। और हालांकि अगर ये पूछेगा दोस्तों, ये समझ में आ गया। मिड ब्रेन और है दोस्तों, और हाइट ब्रेन में बहुत कुछ है सिखाने के लिए, लेकिन टाइम भी तो कम है। लेकिन हाइट ब्रेन में मुख्य रूप से एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हाइट ब्रेन में एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा।
लंगेटा। देखिए दोस्तों, मैं आपको सारा चीज़ पढ़ा नहीं सकता, लेकिन इतना तो मैं जरूर कर सकता, अगर हमारे 10 क्लास भी आप साइंस का कर रहे हैं तो साइंस का सिंगल ऑब्जेक्टिव भी आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि देख रहे हैं हम एक चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें ऐड करके आपको लिंक बना के समझा रहे हैं। तो मेडुला ऑबलंगेटा का दोस्तों कम है ये अनैच्छिक क्रिया। कौन क्रिया दोस्तों? नीचे दिख रहा है, आप देख लीजिए, आप कन्फर्म हो जाइए। नहीं दिख रहा है मेरे भाई तो चलिए इसको हटाते हैं। तो क्या क्या करें, इसको मिटाएं। आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, एक जो ब्रेन था दोस्तों, इस ब्रेन का जो एक पार्ट था दोस्तों हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन का मतलब पस मस्तिष्क। पस मस्तिष्क में एक स्पेशल चीज पाया जाता था, इसका नाम था दोस्तों मेडुला। क्या नाम था? मेडुला ऑबलंगेटा। ऑबलंगेटा, मेडुला ऑबलंगेटा का दोस्तों कम अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का यह कंट्रोल रूम। अनैच्छिक क्रिया का मतलब हुआ कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिससे उगलना हुआ आप इसको कंट्रोल नहीं कर, छींकना हुआ नहीं हुआ, उल्टी हुआ, ये सब क्रिया का जो कंट्रोल करेगा दोस्तों वो मेडुला ऑबलंगेटा करेगा। मतलब उल्टी का नियंत्रण, उल्टी का हुआ, उगलना हुआ, उगलना, फिर दोस्तों क्या होगा? छींकना हुआ, छींकना, ये सब क्रिया का जो नियंत्रण करेगा दोस्तों, नियंत्रण करेगा, ये नियंत्रण करने का काम कौन करेगा दोस्तों? हाइड ब्रेन का मेडुला ऑबलंगेटा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उतारिए और आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे लेके चलते हैं दोस्तों। मजा आ रहा है दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों भी आप शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ये वन लाइनर क्वेश्चन आप सबने याद किया, किस पौधे में रंध्र नहीं रहते हैं दोस्तों, तो उसका नाम क्या होता है? कनेर। बस इजी क्वेश्चन है, कनेर इसका सही आंसर होगा। रंध्र का मतलब होता है दोस्तों एस्टोमाटा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पे टाइम उतना नहीं देगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? रक्त में ऑक्सीजन का सही वाहक कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका वसा है। नहीं मेरे भाई, क्या है मेरे भाई? वसा एक। बी नंबर में दोस्तों है, सॉरी बी नंबर में ही आपका हार्मोन है दोस्तों, नहीं हार्मोन। सी नंबर में दोस्तों हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और डी नंबर में दोस्तों आपका है कार्बोहाइड्रेट है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट दोस्तों समझिएगा, आप हिंदी के उतना राइटिंग पे मत आइएगा, सिर्फ समझिएगा दोस्तों। इसका कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक करता है उसका सही काम करता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हीमोग्लोबिन के बारे में बताते हैं। हीमोग्लोबिन जो पाया जाएगा दोस्तों वो रक्त में पाया जाता है। और रक्त, पहले हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा दोस्तों? रक्त में। रक्त का जो कौन रंग होगा दोस्तों? लाल रंग। कौन रंग दोस्तों? लाल रंग। किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा दोस्तों, रक्त कैसा उत्तक है? रक्त कैसा उत्तक है दोस्तों? का आंसर, सही आंसर होगा दोस्तों तरल संयोजी उत्तक। क्या है दोस्तों आंसर होगा? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक होगा। और दोस्तों इस रक्त दोस्तों, रक्त में किस दोस्तों? रक्त में दो गो चीज, तीन गो चीज मुख्यतः याद रखना है आपको। एक आरबीसी के बारे में दोस्तों, एक डब्ल्यूबीसी के बारे में दोस्तों, और एक प्लेटलेट्स है, प्लेट्स के बारे में दोस्तों। आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ देगा तो याद रखिएगा, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से कॉर्पेक्सल्स, तो रेड ब्लड कॉर्पेक्सल्स। डब्ल्यूबी से तो व्हाइट ब्लड कॉर्पेक्सल्स। और प्लेटलेट्स का काम क्या है दोस्तों? आप शरीर देखते हो किसी व्यक्ति का सुस्त है या नहीं है, उसका डिपेंडेंट किस पे रहता है दोस्तों? प्लेटलेट्स पे। जिस व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, कम नहीं करने लगता है, इसका मतलब उसके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा घट गया। आरबीसी का मतलब दोस्तों रेड ब्लड कॉर्पेक्सल्स है। क्या है? रेड ब्लड कॉर्पेक्सल्स। और डब्ल्यूबीसी का जो मुख्यतः काम है दोस्तों, पहले ये भी क्वेश्चन पूछता है, आरबीसी का जीवन काल भी आपसे पूछ देगा दोस्तों, जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों कितना दिन होगा? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का काम है दोस्तों ये रोगाणु क्षमता जो हमारी बॉडी में बिल्ड करता है उसका कम करने का दोस्तों काम करता है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का, ये घटाने का जो काम करता है ये डब्ल्यूबीसी करता है। मतलब रोगाणु क्षमता जो देख रहे हैं दोस्तों, ये किस पे डिपेंडेंट रहता है मेरे भाई? डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना चीज जानकारी मिलता है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं। अगर कोई चीज़ अगर डाउट रह जाता है दोस्तों तो हमारे क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, आगे हम उसका बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या?
करा दोस्तों निम्नलिखित में से बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, ये तो आप सब ने जानते हैं, ये क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन, 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 बर्थ हार्मोन किसको कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि परागकोश में नहीं, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कैसा है दोस्तों, बीज विकसित किस में होता है दोस्तों, तो हल्का सा बात है दोस्तों, ये इजी क्वेश्चन है, बीज कहाँ विकसित होगा मेरे भाई, बीजांड में। ये वन लाइनर क्वेश्चन, तो उस वक्त भी आपको हम बताएं किसमें बीज कहाँ विकसित होगा मेरे भाई, बीजांड में, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। अगला करें दोस्तों ग्रहणी, ग्रहणी क्या नाम है दोस्तों, ग्रहणी, यही है ना, ग्रहणी है ना, करे ग्रहणी किसका भाग है, ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या क्या है। एगो दोस्तों आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत है। बी नंबर में आंसर इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी नंबर में इसका जो ऑप्शन है छोटी आंत है, छोटी आंत है, छोटी आंत है। और सी नंबर में दोस्तों क्या है ऑप्शन, सी नंबर में मुख गुहा है, मुख गुहा है। और डी नंबर में दोस्तों क्या है, इसमें अमाशय है, अमाशय है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में समझाते हैं थोड़ा सा, देखिए समझाते समझते चलिए दोस्तों। करा कि ग्रहणी किसका भाग, तो पहले आप कंफर्म हो जाइए दोस्तों, ग्रहणी जो भाग है किसका आंसर होगा, सही आंसर होगा छोटी आंत का। आंत शरीर में दो को पाया जाएगा दोस्तों, एगो छोटी आंत, एगो बड़ी आंत। छोटी आंत का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत में जो पाचन का क्रिया होता है, छोटी आंत में अंतिम रूप से अगर कोई चीज़ का पाचन हो रहा है दोस्तों, वो छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में उसका क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होगा। क्या होगा दोस्तों, अवशोषण होगा दोस्तों। और मुख गुहा क्वेश्चन पूछेगा, पाचन का शुरुआत कहाँ से होगा दोस्तों, पाचन का आरंभ, पाचन का आरंभ, पाचन का आरंभ दोस्तों कहाँ से होगा, वो मुख गुहा से। क्वेश्चन पूछेगा कि मुख गुहा में किसका पाचन होगा दोस्तों, तो मुख गुहा में सिर्फ एक चीज का पाचन होगा, जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होगा, सिर्फ मुख गुहा में होगा। और मुख गुहा पाचन का स्टार्ट होता है। और अमाशय हुआ मतलब, अमाशय में दोस्तों शॉर्ट में क्या करते हैं, स्टमक, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। अमाशय से बहुत सारा रस निकलते हैं, जूस निकलता है, जो भोजन को अम्लीय और क्षारीय मध्यम बनाने में कार्यरत करता है दोस्तों। ठीक है, आगे तो समझ में, आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर बी था सर दोस्तों, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या करा है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपके सामने में आम्ल, बी नंबर में दोस्तों क्षार, और सी नंबर में दोस्तों क्या है आपका, सी नंबर में लवण, और दोस्तों डी नंबर में है सभी। इजी क्वेश्चन है एकदम, देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, आपका केमिस्ट्री से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से देगा। करें दोस्तों कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, क्षार। पहले आगे दोस्तों अम्ल के बारे में याद रखिएगा, अम्ल वह पदार्थ जो जल में कौन आयन देगा दोस्तों, घुल के H+ आयन देगा, आर्हेनियस की परिभाषा उसको जल कहते हैं। जल स्वाद में ये अम्ल जो स्वाद में दोस्तों ये क्या होता है, खट्टा भी होता है। स्वाद में दोस्तों क्या होगा, ये खट्टा भी होगा। ये H+ आयन होता है, स्वाद में क्या होगा दोस्तों, खट्टा। कुछ प्रमुख अम्ल का नाम जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, एक होता है दोस्तों H2SO4, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों गंधका अम्ल। क्या नाम है, गंधका अम्ल। समझ रहे हैं दोस्तों। अगला इसी को हम लोग कहते हैं बैटरी अम्ल भी कहते हैं, बैटरी अम्ल। इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं दोस्तों, तेजाब में भी कर देते हैं। किसका प्रयोग, तो H2SO4 का। एक अम्ल दोस्तों और इसका नाम है HNO3, उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं मेरे भाई, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। कौन कहेंगे मेरे भाई, नाइट्रिक अम्ल। एक अम्ल और होगा दोस्तों जिसको होता है CH3COOH। इस अम्ल को दोस्तों हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। कौन दोस्तों, हम लोग कहेंगे इसको एथेनोइक अम्ल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों कि एथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाएगा दोस्तों, तो ये किसमें पाया जाता है, सिरका में। ठीक है दोस्तों। फिर एक और अम्ल है जिसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों HCOOH। इस अम्ल को दोस्तों कहते हैं मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मिथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाएगा दोस्तों, यह जो मुख्य रूप से दोस्तों चींटी हुआ, यह मधुमक्खी हुआ, मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी के डंक में। आप देखते होंगे बच्चे में अगर कोई मधुमक्खी वगैरह काटा जाए, अभी भी काट सकता है, तो हाथ में खुजलाहट होने लगता है दोस्तों, उसमें क्या है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है।
इस ये अम्ल के बारे में दोस्तों थोड़ा सा अम्ल के बारे में और बताते हैं। अम्ल का जो पीएच वैल्यू होगा दोस्तों, कौन वैल्यू होगा, पीएच वैल्यू, वो पीएच वैल्यू जो दोस्तों होगा 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा दोस्तों, कम हो गया। क्षार बारे में समझ रहे, क्षार को हम लोग भास्म भी कहते हैं दोस्तों। इसका पीएच वैल्यू के बारे में बताते हैं दोस्तों। इसका पीएच वैल्यू जो होगा, पीएच वैल्यू जो होगा दोस्तों 7 से अधिक होगा। 7 से क्या होगा मेरे भाई, 7 से अधिक, 7 से समझ में आ रहा है ना, 7 से क्या होगा मेरे भाई, अधिक, 7 से क्या होगा इसका अधिक पीएच वैल्यू। दूसरा बात मेन इंपॉर्टेंट एगो होगा दोस्तों NaOH और एगो दोस्तों होगा KOH। ये मुख्य रूप से दो गो इसका क्षार है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। NaH को कहते हैं दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड दोस्तों। इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा भी कहते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। KOH को हम लोग दोस्तों कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये समझ लीजिए इसी चीज़ को लिखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लवण का दोस्तों इसका पीएच वैल्यू आपको डायरेक्ट कई बार पूछा है। इसका पीएच वैल्यू जो होगा दोस्तों पक्का पक्की कितना होगा, 7। और इसका लवण का जो निर्माण होता है दोस्तों अम्ल और क्षार के अभिक्रिया करने के फलस्वरूप होता है दोस्तों। अम्ल और क्षार के जो अभिक्रिया से लवण और जल बनता है उस अभिक्रिया को दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिलता है, आप इसको उतारिए दोस्तों, तब आगे आपको हम बताएंगे। वीडियो भी लंबा हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चलाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगर आप दोस्तों 5-6 क्लास भी सिर्फ साइंस का मेरा कर लेते हैं दोस्तों, ये डेली टेस्ट जो हम ले रहे हैं मतलब क्वेश्चन बैंक का, तो आप साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव बना ही लेंगे, खुद से ट्राई बनना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है सोडा एस का रासायनिक सूत्र। सोडा एस दोस्तों क्या है, सोडा एस क्या है दोस्तों, सोडा। ऑप्शन देखिए कितना प्यारा प्यारा दिया दोस्तों। एक ऑप्शन है CaCO3, बी नंबर में दोस्तों Na2CO3 और सी नंबर में दोस्तों CaOH का होल 2। अगला नंबर डी नंबर में दोस्तों NaHCO3। देखिए अगर हम बताने के लिए चाहें दोस्तों कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र, हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं Na2CO3, बात सही, क्वेश्चन भी बन गया। लेकिन आपको खुश नहीं होना कि हम बना लिए क्वेश्चन, ऐसा कोई बात नहीं। आपको चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से नॉलेज रहेगा, तब दोस्तों इससे कल के डेट में कोई क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप बनाने में सक्षम। देखिए दोस्तों प्यारा प्यारा क्वेश्चन CaCO3 के बारे में पूछा है, कई बार एग्जाम आप देख सकते हैं पूछेगा संगमरमर का सूत्र दोस्तों क्या है, संगमरमर का सूत्र दोस्तों क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा है खड़िया, खड़िया का भी सूत्र दोस्तों क्या होगा CaCO3। फिर दोस्तों पूछेगा चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसका भी सूत्र दोस्तों क्या होगा, यही होगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसके कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों। अगर चीज़ें ये चीज़ आप दोस्तों समझने में कंफर्टेबल हैं, अगर ये चीज़ें आप समझ रहे हैं तो आप सही जगह पढ़ भी रहे हैं और क्वेश्चन बनाने का आपका अप्रोच जो है वो सही है। इसलिए कि मैंने इस चैप्टर का नाम दिया था सटीक विश्लेषण आपको करा रहे। इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल रहा है। देखिए दोस्तों Na2CO3 इसका दूसरा नाम बताएं दोस्तों, क्या नाम था, सोडा एस था। अगर Na2CO3 में दोस्तों Na2CO3 में इंटू 10H2O जोड़ देंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा दोस्तों धोबन सोडा। कौन सोडा बन जाएगा दोस्तों, धोबन सोडा, जिसका प्रयोग हम लोग कपड़ा वपड़ा धोने में करते हैं। ये जो दोस्तों CH का होल 2 है, इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ये जो दोस्तों है इसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला दोस्तों, या तो इसको कहते हैं मीठा, मीठा दोनों को क्या लिख देते हैं सोडा। इसको खाने वाला सोडा हम लोग, या मीठा सोडा भी हम लोग कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ से इतना आपको जानकारी मिलता है। उतारिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं मेरे भाई। आपको लिखते चलना है, एक कॉपी बना लीजिएगा, सारा चीज़ लिखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक कौन है। ऑप्शन आपके पास है दोस्तों चूना पत्थर है, एक है चूना पत्थर है, बी नंबर में दोस्तों आपको POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी नंबर में दोस्तों आपका संगमरमर है, संगमरमर है, और डी नंबर में दोस्तों है खड़िया है दोस्तों। और थोड़ा सा कुछ तबीयत भी डाउन लग रहा है दोस्तों। चूना पत्थर का सूत्र अभी तो मैंने बताया दोस्तों क्या था, CaCO3। POP का सूत्र मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होगा दोस्तों CaSO4 × ½ H2 होगा दोस्तों। संगमरमर का सूत्र भी बताए थे दोस्तों CaCO3।
खड़िया का सूत्र भी दोस्तों CO3। क्वेश्चन कर रहा था इसमें कौन विजातीय है, विजातीय का मतलब अलग है, तो अलग देख रहे हैं दोस्तों, ये सेम है, ये सेम है, ये तो अलग कौन हो गया दोस्तों, POP इसका सही होगा। लेकिन 2-3 को क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा, देख रहे हैं दोस्तों POP का क्वेश्चन पूछा है कई बार दोस्तों कि अगर कोई POP है तो इसका पहले सूत्र नहीं पूछ देगा प्लास्टर और फिर इसका दोस्तों सूत्र, तो ये हो जाएगा इसका जल के साथ अभिक्रिया पूछता है। देखिए दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ देखिएगा सब्जेक्ट में कई बार दोस्तों पूछा है, जल के साथ अभिक्रिया लिखते हैं दोस्तों CaSO4 × ½ H2O को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं 3/2 H2 बैलेंस करके दे देते हैं दोस्तों, तो ये जो अभिक्रिया करके इधर बनाता है दोस्तों वो होता है जिप्सम, CaSO4 × 2 H2O। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, इसका नाम भी पूछ लेता है, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, जिप्सम। जिप्सम जिप्सम सीमेंट वगैरह जो बनता है उसको जो चिपकने में जो मदद करता है, जो जमता है सीमेंट, उसका मेन वजह क्या है दोस्तों, जिप्सम। क्या इतना चीज समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए उसको उतारिए। चलिए बहुत अच्छा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। चलिए मेरे भाई कोई बोरिंग नहीं लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संक्षारक अम्ल कौन है? इसका इजी क्वेश्चन है, सब जानते हैं दोस्तों। संक्षारक अम्ल किसको कहेंगे? H2SO4 का इजी क्वेश्चन था। संक्षारक में थोड़ा सा खतरनाक अम्ल, इजी क्वेश्चन, कोई बताने की जरूरत है नहीं इसमें। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? H2SO4। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान। ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, इसका pH मान पूछा है दोस्तों। एक 4 है, B नंबर में 3 है, C नंबर में 7 है, D नंबर में 10.5 है। इसका सही pH मान दोस्तों पहले आप जान लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र अगर जब पूछेगा दोस्तों वो होगा MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 होगा दोस्तों। और ये चूंकि ये क्षार है तो क्षार का pH मान आपको बताए 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 10.5। आप सोच रहे दोस्तों ये हंसी किस बात की है, तो ये हंसी बस बैकग्राउंड म्यूजिक का था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सल्फर का परमाणु संख्या दोस्तों होगा 16, मतलब हो गया 2, 8, 6। तो बाइकम के इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 6, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका आयन ऊर्जा अधिकतम है? तो आयन ऊर्जा जो अधिकतम है, ऑप्शन नंबर ए था आपके पास फ्लोरीन, बी नंबर में दोस्तों आपका क्लोरीन का, सी नंबर में HCl का, डी नंबर में दोस्तों Br का। सबसे ज़्यादा जो आयन ऊर्जा है दोस्तों उसका नाम क्या होगा? फ्लोरीन का। ठीक है दोस्तों, सही है। ये आपको क्लास कैसा लगा? क्या ये क्लास को जारी रखना है? आप कमेंट में लिखिएगा यस, इस क्लास को जारी रखना। साथ ही अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ जहाँ हो आपका दबा के उसको आप शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना दूर, आगे क्लास में कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।